Good morning, students. Today we are here to discuss a very important topic, that is a key topic of B Pharm 5th Sem subject Industrial Pharmacy, that is pre-formulation studies. इस पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे फार्मास्यूटिक्स में आगे की चीजें नहीं समझ पाएंगे. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स लेटर ऑन इफ दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर. सो वी विल बी डिस्कसिंग इट टुडे. Pre-formulation studies, as the word itself suggests, here we can see formulation. pre means पहले. तो ऐसी स्टडीज जो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के पहले की जाती हैं, अगर हम बहुत माइन्यूट टर्म्स में समझे, बहुत इजी टर्म्स में समझें, तो ऐसी स्टडीज जो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के पहले की जा रही हैं, दैट आर कॉल्ड एज प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. फॉर्मुलेशन या डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट के पहले की जा रही हैं, दैट आर कॉल्ड एज प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. अब किसी भी टॉपिक में जो मेरा मानना है वो ये है कि आपको जब भी टॉपिक आए तो आपको 4 बेसिक क्वेश्चंस जरूर राइज करने चाहिए. वो 4 बेसिक क्वेश्चंस है: व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ. अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर इन 4 क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बनता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैक्सिमम क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. तो हम लोग भी इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसमें समझेंगे कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, और ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन 4 सवालों का जवाब आपको समझाने में सक्षम हुए तो ये टॉपिक अपने आप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाट इज प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. So here it is written also: study of physical and chemical properties of drug and other excipients that play a great role in development of safe, effective and stable formulation. ड्रग या ड्रग के अलावा जो एक्सिपिएंट्स यूज हो रहे हैं, जिन एक्सिपिएंट्स की जरूरत हमें पड़ रही है डोजेस फॉर्म या फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, उन की फिजिकल और एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में हमें जानना जरूरी है. क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये 3 बेसिक पैरामीटर्स जो हमने सेट किए हैं डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट या फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के लिए, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. तो ऐसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि एक सेफ, इफेक्टिव और स्टेबल फॉर्मुलेशन बनाने में हेल्प कर रही है या अपना रोल प्ले कर रही है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, उनकी स्टडीज करना प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का पार्ट है. फिजिकल प्रॉपर्टीज में एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपका सॉल्युबिलिटी, एग्जाम्पल लेके चल रहा है. मान लीजिए सॉल्युबिलिटी, ड्रग की सॉल्युबिलिटी. ड्रग की सॉल्युबिलिटी स्टडी करना क्यों जरूरी है? इफ अ ड्रग इज नॉट सॉल्युबल, अगर उसमें सॉल्युबिलिटी इश्यूज हैं,
तो ऐसी ड्रग बायो अवेलेबल बहुत हद तक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज के एब्जॉर्प्शन के लिए उसका सॉल्यूबल होना प्राइमरी पैरामीटर है। सबसे पहले उसको घुलनशील होना चाहिए, सॉल्यूबल होना चाहिए। पहले वो सॉल्यूबलाइज होगी, सॉल्यूबलाइज होने के बाद परमिएट करेगी और ड्रग में एब्जॉर्ब, ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। लेकिन यदि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो देयर विल बी इश्यूज ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। और अगर बायो अवेलेबिलिटी का इशू है तो इसका मतलब ये है कि वो फॉर्मुलेशन इफेक्टिव नहीं होगी, इफेक्टिव या एफिकेसी उसकी कम होगी। इसी तरीके से और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एग्जाम्पल के रूप में ले लिए केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर कोई पर्टिकुलर एक्सीपिएंट या ड्रग बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स के प्रेजेंट होने के कारण उसमें ऑक्सीडेशन का चांस, हाइड्रोलिसिस का चांस बढ़ेगा, जल्दी होगा। तो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लैक ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसी फॉर्मुलेशन स्टेबल नहीं होगी, पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टेबल नहीं होगी, तो वो फॉर्मुलेशन जो है वो एप्रोप्रिएट फॉर्मुलेशन या अच्छी फॉर्मुलेशन नहीं मानी जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है। तो हियर वी गॉट द आंसर दैट स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एज वेल एज अदर एक्सिपिएंट्स that play a great role or pivotal role or important role in development of safe, effective and stable formulation or dosage form is called as pre-formulation studies। तो यहां पे हम लोगों ने ये समझा कि pre-formulation studies क्या है, what is प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे, दैट व्हाई वी नीड टू परफॉर्म प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। डायरेक्टली फॉर्मुलेशन क्यों नहीं बनाते, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज की जरूरत क्यों है, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी टॉपिक्स में अगर आपको ये नहीं पता है कि व्हाई इट इज been taught या why it is being conducted या what is its importance, तो आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रहेगा। तो उसको समझने के लिए, इस why का जवाब ढूंढने के लिए हम लोगों को सबसे पहले चलना होगा यहां, लाइफ साइकिल ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट और मेडिसिन। इसको जब आप समझेंगे तब आपको जवाब मिलेगा इस क्वेश्चन का कि why we are conducting pre-formulation studies। तो यहां आते हैं हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट और मेडिसिन में। जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज ड्रग डिस्कवरी। सबसे पहले कोई भी नया केमिकल एंटिटी या एपीआई या ड्रग डिस्कवर किया जाएगा। उसकी डिस्कवरी में, इसको डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इससे रिलेटेड इस यहां क्या इसका इंपॉर्टेंस है उसको देखने के लिए केवल वो पार्ट देख रहे हैं अभी, बाकी डिटेल्स अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ड्रग डिस्कवरी जो फेज है उसमें आपका जो अमाउंट है वो जो इनकर कर हो रहा है वो है $314 मिलियन टू $6 बिलियन। और जो समय लग रहा है इसमें वो लग रहा है 3 to 5 years। सेकेंड स्टेज जो है जब ड्रग मॉलिक्यूल, एग्जैक्टली ड्रग मॉलिक्यूल, हमको मेन ड्रग मॉलिक्यूल्स कुछ बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड 50, 60, 70, 80 कंपाउंड्स मिल गए सेम तरीके के, तो हम लोग जाते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स पे या प्री क्लिनिकल स्टडीज पे। प्री क्लिनिकल स्टडीज का मतलब ऐसी स्टडीज जो एनिमल्स में की जाती हैं रिगार्डिंग सेफ्टी, टॉक्सिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। तो उस फेज में
हम लोगों का जो अमाउंट लग रहा है दैट इज $7 मिलियन। ये डॉलर्स में बात हो रही है, $7 मिलियन एंड द टाइम इनकर्ड इज 2 years। फिर यहां से हम लोग जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। क्लिनिकल ट्रायल्स में जो हमारा टाइम लग रहा है वो है 6 से 7 साल का, और जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो हो रही है $300 मिलियन की। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स पास करने के बाद, रेगुलेटरी अप्रूवल होने के बाद, एनडीए न्यू ड्रग अप्रूवल मिलने के बाद ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है लार्ज स्केल पे। फिर रेगुलेटरी अप्रूवल मिलता है तो मार्केटिंग शुरू होती है। मार्केटिंग के बाद सप्लाई चेन, सप्लाई चेन के बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलांस, यस, पोस्ट मार्केटिंग सर्वे। तो ओवरऑल जो इसमें समय लगता है वो 10 से 12 साल का लगता है, 10 to 12 years। और जो ओवरऑल कॉस्ट लग रही है आप देख रहे हैं, तो ये लगभग $600 मिलियन से लेकर के $7 बिलियन तक जा सकती है। तो यदि हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज कंडक्ट ना करें, अगर इसको शुरुआत में ही इन प्रॉपर्टीज को स्टडी ना करें, तो देयर इज अ चांस, हाई चांस, कि जो आप अगर इन स्टेजेस में, अगर इस स्टेज से इस स्टेज में आ गए, तो डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट के बाद उसको करेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, या इतना कॉस्ट और इतना समय जो है वो आपका वेस्ट होगा। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज कंडक्ट करना इसलिए जरूरी है, ये चीज को देखते हुए जरूरी है। अभी हम लोग मेन, अब वो ऐसी, इसमें कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से पॉइंट्स को वो कवर करेगी, कौन कौन सी चीजों को एलिमिनेट करेगी, अगर आप प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज कंडक्ट करते हैं तो वो कौन कौन सी चीजों के लिए बेनिफिशियल होगा और क्या क्या चीजों को अवॉइड करेगा, उस चीज को हम अब देखेंगे। सो द क्वेश्चन वाई वाज देयर, we will study about the goals and objective of pre-formulation studies, which will answer our question that why we are conducting pre-formulation studies। हम लोग pre-formulation studies कर क्यों रहे हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो समझिए, to establish the physico-chemical parameters of a new drug entity। जब आपने किसी नई ड्रग एंटिटी जो बिल्कुल न्यू है, उसकी ड्रग डिस्कवरी हुई, उस ड्रग की या न्यू ड्रग एंटिटी की डिस्कवरी हुई, अभी उसके विषय में उसके किसी भी फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, पाउडर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है, इन सारे विषयों में कोई जानकारी नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका रिएक्शन, ऑक्सीडेशन के प्रति क्या ऑक्सीडेशन उसका स्लो है, फास्ट है, ऑक्सीडेशन प्रोन है, या ऑक्सीडेशन रेजिस्टिंग है, उसमें कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं क्या जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है, या हाइड्रोलिसिस के चांसेस ज्यादा हैं, या फिर आइसोमराइजेशन हो सकता है, या फिर और भी चीजें हैं, फोटोलाइसिस हो सकती है क्या। तो कोई भी नई ड्रग एंटिटी, कोई भी नया ड्रग मॉलिक्यूल जब आता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इट्स ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एज रिकॉर्ड, क्योंकि उन्हीं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे आप आगे की चीजें डिसाइड करेंगे। जैसे अभी मान लीजिए ऑलरेडी एक ड्रग है, जैसे मार्केट में पैरासीटामोल अवेलेबल है, तो अभी आपको पता है कि पैरासीटामोल की सॉल्युबिलिटी क्या है, पैरासीटामोल का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, पैरासीटामोल पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी कैसा है, तो आप आराम से उसकी पूरी की पूरी
जो प्रोसेस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वो इजीली कैरी आउट कर पाते हो। लेकिन कोई नया ड्रग मॉलिक्यूल आएगा जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो हिट एंड ट्रायल पे तो हम लोग नहीं जा सकते। इट वुड बी वेरी लॉन्ग एंड वेरी लेंथी एज वेल एज वेरी कॉस्ट नॉट सो कॉस्ट इफेक्टिव। हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत ज्यादा कॉस्ट भी इनकर करेगा और साथ बाई साथ टाइम भी बहुत ज्यादा लेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी नई ड्रग एंटिटी की उसको बकायदा रिकॉर्ड करें, स्टेब्लिश करें। दैट्स व्हाई प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज आर बीइंग कंडक्टेड। दूसरा, ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसी भी एलिगेंट, सेफ, इफेक्टिव और स्टेबल डोजेस फॉर्म को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे बल्क प्रॉपर्टीज की बात करें तो बल्क प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी आती है फ्लो प्रॉपर्टी। पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी। अगर पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, फ्लो एबिलिटी अच्छी नहीं है, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना समझिए अभी कि फ्लो प्रॉपर्टी अगर अच्छी नहीं है तो जब पाउडर टैबलेट बनाने के लिए यूज किया जाएगा और हॉपर में डाला जाएगा तो यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होगा। फ्लो जो होगा वो यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं रहेगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है समान नहीं रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग फॉर्मुलेशंस में जो ड्रग की मात्रा है वो अलग अलग होगी। तो मात्रा अगर अलग अलग होगी तो इफेक्टिविटी पे असर पड़ेगा। अगर मात्रा कम हो गई तो इफेक्टिव नहीं होगी, और अगर मात्रा ज्यादा हो गई तो सेफ्टी पे इफेक्ट पड़ सकता है, वो टॉक्सिक इफेक्ट दे सकती है अगर मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी को, स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रही है। जैसे मान लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज का एक एग्जांपल लेके जाते हैं। मान लीजिए कोई ड्रग है जो ऑक्सीडेशन प्रोन है, ऑक्सीडेशन उसका बहुत जल्दी हो जाता है या हाइड्रोलिसिस बहुत जल्दी हो जाता है, और आपने क्या किया, उसका सॉल्यूशन या आईवी सॉल्यूशन बना दिया इंजेक्शन के लिए। तो उसका चूंकि ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस होता है तो इस केस में सेफ्टी, एफिकेसी और स्टेबिलिटी तीनों प्रभावित हो सकती है। क्यों? मान लीजिए 100 mg ड्रग है, उस 100 ml सॉल्यूशन में शुरुआत में 100 mg ड्रग है आपकी। अब वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मान लीजिए 6 महीने का समय हम माने, तो 6 महीने के बाद 50% ड्रग अगर डिग्रेड कर जा रही है ऑक्सीडेशन के चलते, तो अब बची केवल 50 mg ड्रग। अब डोज तो उसकी 100 mg है, लेकिन उस सॉल्यूशन में बची है केवल 50 mg, तो क्या वो इफेक्टिव होगी? नहीं होगी, क्योंकि स्टेबल ही नहीं है। स्टेबिलिटी इफेक्ट हुई, जिसकी वजह से इफेक्टिविटी भी एफिकेसी भी इफेक्ट हो गई। स्टेबिलिटी कम हुई, एफिकेसी भी कम हो गई। अब देखिए तीसरा चीज, सेफ्टी भी कम हो सकती है, सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। कैसे? अब वो जो 50% ड्रग डिग्रेड हुई है, वो हो सकता है कि नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि टॉक्सिक प्रोडक्ट जनरेट कर दी हो। उसकी रिएक्टिविटी की वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा हो वो टॉक्सिक हो, वो पेशेंट की सेफ्टी को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत जरूरी है इसलिए कि हम एक एलिगेंट, सेफ, इफेक्टिव और स्टेबल डोजेस फॉर्म बना सकें। तीसरा, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी पैरामीटर्स एंड काइनेटिक्स। जैसा अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल में देखा कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो फिजिकली या केमिकली उनकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती,
और होती भी है तो एक समय के बाद धीरे धीरे डिग्रेड करेगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस तो चल ही रहे हैं। तो जो केमिकल या फिजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनका रेट क्या है, किस रेट से हो रहे हैं, कितने समय तक, ड्रग का डिग्रेडेशन रेट क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब ये है वो टाइम पीरियड जिसमें ड्रग जो है इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन की 90% तक मेंटेन रहे, उसके नीचे चली जाएगी तो शेल्फ लाइफ वो काउंट, शेल्फ लाइफ में काउंट नहीं होगा। मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें ड्रग की कंसंट्रेशन या अमाउंट इनिशियल अमाउंट से का 90% तक बचा हुआ है, दैट इज शेल्फ लाइफ। तो यदि हमको रेट पता है किस रेट से डिग्रेड हो रहा है तो हमको ये जानकारी मिल पाएगी किस टाइम तक ड्रग या ड्रग प्रोडक्ट जो है उसमें ड्रग का जो कंसंट्रेशन है या अमाउंट है वो 90% ऑफ इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन या अमाउंट के तक सीमित है। तो वो हम लोग शेल्फ लाइफ डिटरमाइन कर पाएंगे कि क्या शेल्फ लाइफ का मतलब आप कह लीजिए एक्सपायरी डेट जो प्रोडक्ट्स पे लिखी होती है, जैसे 12 महीने की है किसी प्रोडक्ट की, 18 महीने की है किसी की, 6 ही महीने की है, ठीक है। तो वो डिटरमाइन करना किस रेट से डिग्रेड हो रही है, काइनेटिक्स का मतलब रेट को पढ़ना कि किस रेट से डिग्रेड हो रही है, कितना समय लगेगा डिग्रेड होने में, उस लेवल तक जाने में, वो स्टडी करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो शेल्फ लाइफ डिटर्मिनेशन में हमको हेल्प करेगा, एक्सपायरी डेट डिटरमाइन करने में, लिखने में, यूज करने में हमको मदद करेगा। बिना उसके आप एक्सपायरी डेट का कॉन्सेप्ट या शेल्फ लाइफ का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब चौथा पॉइंट जो है वो ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मान लीजिए पेटेंटेड प्रोडक्ट, नई ड्रग एंटिटी आई मार्केट में, उसका कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट आ गया, वो पेटेंट है किसी कंपनी का। अब मान लीजिए पेटेंट लैप्स हो गया और कंपनीज चाहिए कि इस प्रोडक्ट का जेनेरिक फॉर्मुलेशन हम लोग बनाया जाए, जेनेरिक प्रोडक्ट बनाया जाए जो सस्ता हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और आम आदमी को बड़ा आसानी से मिले। तो उसके लिए भी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करना जरूरी है। जो वो फॉर्मुलेशन बनाना चाह रहे हैं उसमें भी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी ताकि जेनरिक फॉर्मुलेशन डेवलप की जाए। अदरवाइज प्रोडक्ट फेल हो सकता है क्योंकि आप एक्सीपिएंट्स चेंज करेंगे, प्रोसेस चेंज करेंगे। तो एक्सीपिएंट्स चेंज करेंगे, प्रोसेस चेंज करेंगे तो हो सकता है प्रोडक्ट जो है आपका, उसकी ये तीनों चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इसलिए आपको ये स्टडीज करनी पड़ेंगी। और लास्ट है आपका टू स्टडी ड्रग एक्सीपिएंट कंपैटिबिलिटी। ड्रग एक्सीपिएंट कंपैटिबिलिटी ये स्टडी करना है। कोई भी फॉर्मुलेशन, चाहे पेटेंटेड फॉर्मुलेशन बना रहे हो, चाहे आप जेनरिक फॉर्मुलेशन बना रहे हो, आपको डोजेस फॉर्म या फॉर्मुलेशन जब हम लोगों ने बात की थी तो उसमें दो चीजें थी। एक तो आपका ड्रग या एपीआई और दूसरे एडजवेंट्स या एक्सीपिएंट्स जो उस पर्टिकुलर फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है। जैसे टैबलेट जब आप बनाएंगे तो टैबलेट में एक तो ड्रग या एपीआई होगी, उसके अलावा वहां पे डिसइंटीग्रेंट होगा, उसके अलावा वहां पे डाइल्यूएंट होगा, उसके अलावा वहां पे ग्लाइडेंट होगा, एंटी एडहेरेंट होगा, ठीक है। ये काफी सारे कंपाउंड्स, काफी सारे क्लास के कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। तो कौन से कंपाउंड के साथ कौन सी ड्रग कंपैटिबल है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को ही यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये मुख्य तीन चीजें फिर जो है कॉम्प्रोमाइज होंगी, और कॉम्प्रोमाइज हुई तो इसका मतलब डोजेस फॉर्म सही नहीं बना, वो फेल हो गया हमारा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा इसका, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। बहुत सालों तक लैक्टोज जो है वो एज डाइल्यूएंट यूज किया जाता था टैबलेट में। लैक्टोज जो है वो डाइल्यूएंट की तरह यूज किया जाता था। डाइल्यूएंट का काम क्या है, अगर ड्रग का अमाउंट कम है, अगर डोज कम है तो एक निश्चित साइज की टैबलेट बनाने के लिए अगर ड्रग का अमाउंट कम है तो टैबलेट बहुत छोटी बनेगी, वो इजी टू कैरी नहीं होगी, इजी टू पैक नहीं होगी, इजी टू इनटेक नहीं होगी, तो इसलिए इजी टू हैंडल नहीं होगी। तो उसके लिए डाइल्यूएंट मिलाते हैं ताकि एक रिक्वायर्ड मास प्रोड्यूस किया जा सके, ताकि एक टैबलेट रिक्वायर्ड साइज की बन सके। तो बहुत सालों तक लैक्टोज चूंकि कॉस्ट इफेक्टिव है और इजीली अवेलेबल था, इसलिए लैक्टोज यूज किया गया। लेकिन लैक्टोज के साथ बहुत सारे ड्रग्स की, स्पेशली नाइट्रोजन कंटेनिंग ड्रग्स की, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स अगर किसी ड्रग में है
तो उसकी कंपेटिबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से टैबलेट्स की ब्राउनिंग हो जाती थी, टैबलेट्स का कलर डिसकलर होके ब्राउन कलर का हो जाता था। तो दैट इज अ एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ड्रग एक्सिपिएंट इनकम्पेटिबिलिटी। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो ड्रग हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो और जो एक्सिपिएंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों आपस में कंपेटिबल है कि नहीं। इसीलिए प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करना जरूरी है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के दौरान हम इस चीज को कैरी आउट कर लेते हैं और जो सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, जिसकी कंपेटिबिलिटी है, उनको आगे की प्रोसेस में जब हम फॉर्मुलेशन बनाना होता है तो उनको यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू डिसाइड अबाउट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मेथड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ड्रग प्रोडक्ट को बनाना केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रग प्रोडक्ट जितना बनाना इंपॉर्टेंट है उतनी ही ज्यादा उसकी पैकिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर पैकिंग कॉम्प्रोमाइज हुई, पैकिंग अगर अच्छी नहीं हुई, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हुई या प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हुई, जो आप स्टेजेस अलग अलग स्टेजेस यूज कर रहे हैं, बनाने में यूज करेंगे ड्यूरिंग ड्रग प्रोडक्ट फॉर्मेशन या फॉर्मुलेशन, उसमें अलग अलग कंडीशंस में जाएगा ड्रग और अलग अलग कंडीशंस में जाने पे प्रोसेसिंग वेरिएबल्स होंगे, टेम्परेचर अलग होगा, प्रेशर अलग होगा, ह्यूमिडिटी अलग होगी। तो उसको भी चेक करना बहुत जरूरी है कि किस कंडीशन में वो सेफ स्टेबल है, अदरवाइज प्रोसेसिंग के दौरान ही वो अनस्टेबल हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। और पैकिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करके चल सके। जैसे आप इनो की पैकिंग देखिए, इनो जो आता है आपका, वो एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसमें एफर्वेसेंट पाउडर वो होते हैं जो एयर के कांटेक्ट, जो वाटर के कांटेक्ट में आते ही कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं। तो यदि उसकी पैकिंग उस तरीके की ना की जाए और ह्यूमिड इन्वायरमेंट रहे, डबल लेयर्ड पैकिंग ना की जाए और इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और गलती से यदि वाटर के कांटेक्ट में वो पाउडर आया तो पैकिंग के अंदर ही वो आधी चीजें जो है वो ऑलरेडी गैस इवॉल्व कर चुकी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक और है, आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, अगर आप उसका एयर टाइट कंटेनर्स हैं, अगर वो एयर टाइट कंटेनर्स ना हो तो जो उसमें गैस प्रेशराइज करके फिल्ड की गई है वो लीक अगर हो जाए तो उसका टेस्ट और सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो सेम लाइकवाइज फार्मेसी, ये तो ड्रग्स की बात है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग चीजें हैं। तो यहां पे तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कंडीशंस जो है बिल्कुल डिफाइंड हो, ताकि जब ड्यूरिंग प्रोसेस या ड्रग प्रोडक्ट जब हम बना रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में कोई ऐसा प्रोसेसिंग कंडीशन ना हो या पैकेजिंग इस तरीके की ना हो जिसकी वजह से ड्रग प्रोडक्ट की या ड्रग की सेफ्टी या एफिकेसी या स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, तो दैट्स वाई वी स्टडी या द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज आर कंडक्टेड। तो इस सेशन में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ लिए। एक, पहला व्हाट इज प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई वी कंडक्ट pre-formulation studies. Thank you. This is all for this session. We will be dealing the next 2 questions in our next session.